नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोला शील शुक्ला आपके साथ और अब आपको उन खबरों के पास लिए चलते हैं जिन खबरों पर पैनी नजर होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं खबरों की और अब आपको बताते हैं, चीन के मुद्दे पर कांग्रेस राजनीति तो गर्म कर रही है, लेकिन जमीन पर जनता सरकार के इस दावे के साथ खड़ी है कि भारत ने एक एक इंच जमीन का सम्मान बचाया। कांग्रेस और द्रमुक गठबंधन पर तंज कसते हुए राजनाथ ने कहा कि चीन के साथ सैनिकों की वापसी पूरी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस उस पर सवाल उठाकर सैनिकों का अपमान कर रही है और द्रमुक उसके साथ हाथ मिलाए हुए हैं। दरअसल दोनों दलों के बीच यह समानता है कि दोनों तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार में विश्वास करते हैं, जबकि भाजपा तुष्टीकरण के बिना सबके सशक्तिकरण के लिए काम करती है। इंजीनियर्स ने एक नई तकनीक का विकास किया है जिससे पहाड़ियों का इस्तेमाल बैटरी की तरह किया जा सकेगा और इससे बिजली पैदा होगी। जब भी जरूरत होगी इस बिजली को बनाया और स्टोर किया जा सकेगा। इस तकनीक के जरिए 200 मीटर ऊंची छोटी पहाड़ियों से बिजली का निर्माण संभव होगा, जबकि अभी जल विद्युत निर्माण के लिए ऊंचे पहाड़ों के साथ वहां बांध बनाने की जरूरत पड़ती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी रीएनर्जाइज के इंजीनियरों ने ज्यादा घनत्व वाले एक तरल पदार्थ का आविष्कार किया है। यह तरल पदार्थ पानी से 2.5 गुना गाढ़ा है, यानी यह जब पहाड़ियों से गिरेगा तो पानी की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा बिजली का उत्पादन करेगा। एक अनुमान के मुताबिक जिस तरह बिजली की मांग बढ़ रही है, उस हिसाब से बिजली स्टोरेज की क्षमता को 100 गुना बढ़ाने की जरूरत है। इस स्थिति में यह नई तकनीक कारगर होगी, क्योंकि इसमें बिजली का स्टोरेज बेहतर तरीके से संभव है। रीएनर्जाइज के मुताबिक पहाड़ियां पावर के गुप्त स्रोत हैं और अब इन्हें खोलने की जरूरत है। शोधकर्ताओं की माने तो ब्रिटेन, अफ्रीका और यूरोप में ऐसी हजारों पहाड़ियां हैं जहां से इस तकनीक से बिजली उत्पादन संभव होगा। कंपनी का कहना है कि परंपरागत हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज की तुलना में इस ज्यादा घनत्व वाले स्टोरेज सिस्टम को छोटी पहाड़ियों से चलाया जा सकेगा, जबकि परंपरागत सिस्टम ऊंचे पहाड़ों से ही चल पाता है। इस तरह ऐसी ज्यादा जगहें मौजूद होंगी जो इस तरह के हाइड्रो पावर सिस्टम के अनुकूल होंगी। यह सिस्टम ज्यादा सस्टेनेबल यानी टिकाऊ है। अफ्रीका में करीब 1,60,000, वहीं यूरोप में 80,000 और यूनाइटेड किंगडम में 95,000 ऐसी पहाड़ियां हैं जहां यह हाइड्रो पावर सिस्टम लगाया जा सकता है। ज्यादा घनत्व वाला तरल एक अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक में स्टोर रहेगा। जब बिजली की मांग कम होगी तो ज्यादा घनत्व वाले इस तरल को पहाड़ी पर पंप कर दिया जाएगा। इस तरह यह ऊपर पहुंच जाएगा। वहीं जब ज्यादा बिजली की जरूरत होगी तो इसे पहाड़ी के ऊपर से नीचे जनरेटिंग टरबाइन पर गिराया जाएगा। इस तरह बिजली का उत्पादन बढ़ जाएगा। वही पानी को ऊपर उठाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा ग्रिड में वापस आ जा सकती है। यह पंप हाइड्रो सिस्टम ऊर्जा के स्टोरेज का पुराना तरीका है। परंपरागत रूप से इसके लिए बांध और जलाशयों का इस्तेमाल किया जाता है और पानी को स्टोर व रिलीज किया जाता है। वर्तमान में दुनिया के ऊर्जा भंडारण क्षमता का लगभग 96% तक पनबिजली के हिस्से हैं। लेकिन जैसा कि वैश्विक ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, इसलिए अधिक भंडारण परियोजनाओं की आवश्यकता है और अब ये सभी आकार में संभव हो रहा है। जैसे एक स्विस आधारित परियोजना ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए कंक्रीट ब्लॉकों का उपयोग कर रही है। रीएनर्जाइज का कहना है कि उसका लक्ष्य 2024 में अपना पहला वाणिज्यिक सिस्टम संचालित करने का है।
अगले दशक में 100 और ऑपरेटिंग सिस्टम संचालित होंगे। देश के सबसे बड़े उद्योग समूह टाटा ग्रुप तेजी से बढ़ते ई कॉमर्स बाजार में बड़ी जिम्मेदारी के लिए एक सुपर ऐप का काम कर रहा है। इसके लिए कंपनी में हाल में ही एक टाटा डिजिटल के नाम से एक नई कंपनी भी बनाई है। समूह भारत में बड़ी तेजी से ही बढ़ते हैं ई कारोबार खंड में विस्तार के प्रयास के तहत यह अधिग्रहण पर भी काम कर रहा है। इसका लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी समेत कई मनोरंजन जैसी कैटेगरी को छोड़कर और जोड़कर अपनी सुपर ऐप योजना को पूरा करना है। और क्या क्या मिलेगा टाटा की सुपर ऐप पर, तो आइए जानते हैं, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट से। टाटा समूह ऑनलाइन किराना सामान बेचने वाली बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी करीब 9,500 करोड़ रुपए में खरीद रहा है। टाटा ग्रुप का लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, फैशन और लाइफस्टाइल, ब्यूटी, ट्रैवल, स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन जैसी कैटेगरी को जोड़कर अपनी सुपर ऐप योजना को पूरा करना है। इन कैटेगरी को एक क्रम में जोड़ा जाएगा, ना कि एक बार में। यह ई कॉमर्स के लिए ग्रुप की महत्वाकांक्षी योजना है। ग्रुप ऑनलाइन किराने की कंपनी बिग बास्केट और ई फार्मेसी चेन 1mg में हिस्सेदारी खरीदना चाहता है। हालांकि इस मामले में टाटा और बिग बास्केट ने आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा समूह के हर ब्रांड के करोड़ों ग्राहक हैं। हमारी कोशिश है कि हम ग्राहकों को उनकी जरूरत के मुताबिक उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराएं। इसलिए ऐप पर सिर्फ टाटा के उत्पाद उपलब्ध नहीं होंगे, बल्कि ये एक ओपन स्ट्रक्चर का काम करेगी। चंद्रशेखरन ने कहा कि कंपनी के विभिन्न ब्रांड के अपने लॉयल्टी प्रोग्राम, पेमेंट इंजन, वित्तीय उत्पाद और अन्य श्रेणियों के भी उत्पाद हैं। ऐसे में हमारी कोशिश सारे ब्रांड को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की है। वहीं सुपर ऐप की लॉन्चिंग को लेकर चंद्रशेखरन ने तारीख बताने से इनकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ग्रुप सुपर ऐप के माध्यम से उपभोक्ताओं के जीवन को आसान बनाने का इरादा रखता है। चंद्रशेखरन ने कहा कि कंपनी की कोशिश अपने रिटेल कंपनियों जैसे कपड़ों के ब्रांड वेस्टसाइड, ट्रेंट, इन्फिनिटी रिटेल, नमक, मसाले और चाय बनाने वाली टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, घड़ियां और गहने बनाने वाली कंपनी टाइटन और इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने वाली कंपनी वोल्टास के साथ साथ वित्तीय उत्पाद जैसे टाटा कैपिटल, टाटा एसेंट मैनेजमेंट, टाटा AIA, टाटा AIG इत्यादि को इसी सुपर ऐप पर लाने की है। इसके अलावा टाटा मोटर्स इस ऐप पर अपनी कारें, टाटा रियलिटी और फ्लैट्स और विस्तारा और एयर एशिया हवाई जहाज के टिकटों की भी बिक्री कर सकेगी। साथ ही ताज होटल अपने कमरों को किराए पर दे सकेगा। टाटा समूह घर पर राशन की डिलीवरी करने वाली कंपनी बिग बास्केट और दवाओं की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी 1mg में भी कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने पर ध्यान लगा रही है। इस वक्त देश जिस तरह से महंगाई की मार को झेल रहा है, उस पर महंगाई डाइन खाए जाते हैं लाइन बिल्कुल सटीक बैठ रही है। जी हां, हर व्यक्ति इस संकट का सामना कर रहा है। वहीं महंगाई को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। महंगाई को लेकर नेताओं के अजीबो गरीब से बयान सामने आ रहे हैं। क्या कहा है नेताओं ने, आइए हम आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। इस वक्त बढ़ती महंगाई का मुद्दा खुलकर उछाला जा रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर लोग काफी परेशान हो रहे हैं। पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच आए दिन लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ गैस सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी हो रही है। हमारे देश में महंगाई आसमान छू रही है, जिसमें चाहे पेट्रोल और डीजल के दाम हो या फिर गैस या फिर बाकी जरूरी चीजें,
लगातार बढ़ती महंगाई एक आम आदमी की कमर तोड़ रही है, जिसमें सबसे तेजी से तेल की कीमतों में बढ़त हो रही है। महंगाई को लेकर सरकार का घेराव शुरू हो गया है। विपक्ष लगातार महंगाई को लेकर सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं, धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। विपक्ष से लेकर आम जनता तक सभी सरकार से बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस तरह की महंगाई में आम जनता अपना कैसे गुजारा करेगी, क्योंकि अभी पिछले साल कोरोना महामारी के चलते लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। अभी आर्थिक हालात ठीक ही तरह से पटरी पर नहीं आए थे और ऊपर से ये बढ़ती महंगाई। हम आपको बता दें कि महंगाई को लेकर नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। वही महंगाई पर बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद द्वारा दिया गया बयान चर्चा में रहा। शुक्रवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री की जुबान फिसल गई और वो बोल गए कि महंगाई की आदत लोगों को हो जाती है, इससे आम जनता परेशान नहीं है। और क्या कुछ कहा नारायण प्रसाद ने, आइए आपको सुनाते हैं। लेकिन तेल का दाम जो बढ़ोतरी होगा तो थोड़ा सा असर पड़ेगा ही, और पुनः इस पर जो हमारे लोग इस पर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लोग तो बस से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं, तो खास लोग आपको गाड़ी से वहीं इसी के साथ बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने भी महंगाई को लेकर अटपटा बयान दिया है। दरअसल जब पत्रकारों ने डिप्टी सीएम रेणु देवी से पूछा कि विपक्ष सदन में महंगाई के मुद्दे पर हमला करेगी तो उनका क्या जवाब होगा, तो उन्होंने कहा कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। वहीं उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कहा कि कोई महंगाई नहीं है, पेट्रोल डीजल बाहर से आता है, ऐसे में बाहर रेट बढ़ेंगे तो यहां भी बढ़ेगा। और इस बारे में डिप्टी सीएम ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए भैया, कोई महंगाई नहीं है जब आपके पास पेट्रोल और डीजल बाहर से आते हैं। अगर बाहर का जो भी रेट होगा तो रेट यहाँ बढ़ता ही है। अगर यहाँ का जो चीज़ है वहाँ तो कोई महंगाई है नहीं, तो आप कैसे कहिएगा कि महंगाई हुआ। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में 25 वर्षीय रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इससे पहले पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की एक टीम ने दीन मोहम्मद और फैजान को गिरफ्तार किया है। ये सभी मंगोलपुरी के निवासी हैं। पुलिस ने शर्मा की हत्या के मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच ने गवाहों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में 4 और आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। रिंकू पर हमले के सामने आए सीसीटीवी फुटेज में ये चारों हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने इस फुटेज के आधार पर चारों आरोपियों की शिनाख्त कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में जांच स्थानीय पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को दे दी गई थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच आगे बढ़ाते हुए मौकाए वारदात के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली और गवाहों से भी बात की। क्राइम ब्रांच ने मौकाए वारदात की सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसमें आरोपी दीन मोहम्मद, दिलशान, फयाज और फैजान ये चारों रिंकू शर्मा को घेरकर लाठी डंडों से लगातार उन पर वार करते हुए दिखाई दे रहे थे। सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर क्राइम ब्रांच ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में स्थानीय पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। रिंकू शर्मा हत्याकांड में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की हलचल शुरू हो गई है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का पूरा फोकस यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। प्रियंका गांधी प्रयागराज के बसवार गांव पहुंची। इस दौरान उन्होंने निषाद समुदाय के लोगों से बातचीत की। यहां प्रियंका ने मछुआरा समाज की महिलाओं से उनकी परेशानियों को जाना। तो देखिए हमारी रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बसवार गांव पहुंची। प्रियंका गांधी को मछुआरा समाज की महिलाओं ने रो रो कर अपनी दास्तां सुनाई। महिलाओं ने कहा कि पुलिस ने घर में घुसकर औरतों और बच्चों को भी बेरहमी से पीटा, घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। पुलिसिया उत्पीड़न के शिकार हुए घुरपुर के बसवार गांव के मछुआरों का दर्द प्रियंका गांधी ने सुना। प्रियंका गांधी ने पीड़ित मछुआरों के घर पहुंचकर उनका हालचाल जाना और प्रशासन के द्वारा की गई जाति के बारे में लोगों से पूछा तो उन्हें कई शिकायतें मिली। मछुआरों ने पुलिस के द्वारा तोड़े गए उनके नावों को भी कांग्रेस महासचिव को दिखाया। प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस विधायक आराधना मोना आदि मौजूद रहे। कांग्रेस महासचिव ने पुलिस के बर्बरता की निंदा करते हुए कहा कि सरकार नाविकों को मुआवजा दे और उन्होंने पीड़ित लोगों को आश्वासन भी दिया कि वो और कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी है और पार्टी उनकी लड़ाई लड़ेगी। करीब 1 घंटे के दौरे के बाद प्रियंका वापस लौट गई। इस पूरे समुदाय के साथ, क्योंकि अगर खनन माफिया यहाँ पे खनन कर सकती है तो जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जिनका अधिकार है पट्टों पे, जिनका अधिकार है इस जमीन पे, जिनका अधिकार है इस नदी पे, वो क्यों नहीं कर सकते? ये मेरा सवाल है सरकार के लिए। और हाँ, आज बनवा रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम। 15 दिन हो गए जब से प्रशासन ने खुद तोड़वाए हैं, तो आज आने का क्या मतलब है? इनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। जो नाव टूटी है और जिस तरह से महिलाओं को पीटा है, जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया गया है यहाँ, मैं आवाज को लगातार उठाती रहूंगी, क्योंकि इन पट्टों पर इनका अधिकार है और इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। संघर्ष करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो दिलवाएंगे, लेकिन तब तक संघर्ष करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में इनकी है लड़ाई, हम लोग पूरी तरह से मदद करेंगे। मैं कांग्रेस के जो बड़े अधिवक्ता हैं उनसे मैं मदद मांगूंगी कि वो भी मदद करें और हम सब साथ में इकट्ठे इनकी मदद करें। वहीं प्रियंका के प्रयागराज दौरे पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि देश में और खासकर यूपी के संदर्भ में कुछ ऐसे नेता हैं जो चुनाव के समय पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकलते हैं, शिगुफा छोड़ते हैं और चर्चा में बने रहने के लिए ट्विटर पर काम करते हैं। वे धरातल से वाकिफ नहीं होते। उप मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार में प्रयागराज धार्मिक पर्यटन का केंद्र बना है। तमाम जगह विकास कार्य हुए हैं, नाविकों को भी रोजगार मिला है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। देश में वैसे तो कई खूबसूरत पक्षी हैं जो अपने रंग, रूप और सौंदर्य के कारण लोकप्रिय हैं, लेकिन मोर एक ऐसा पक्षी है जिसका नाम सुनते ही मन में एक रंगीन छवि बन जाती है। पक्षियों का राजा कहे जाने वाले या मोर जब पंख फैलाकर नाचते हैं तो देखने वाले मुग्ध हो जाते हैं। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर है।
फैसियनिडाई परिवार के सदस्य मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। अंग्रेजी भाषा में इसे ब्लू पीफॉल अथवा पीकॉक कहते हैं। मोर को भारत का राष्ट्र पक्षी चुने जाने के पीछे सिर्फ उसकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि और भी कई वजह हैं, जिनके चलते मोर इस मुकाम पर है। जब देश के राष्ट्र पक्षी का चयन किया जा रहा था तो मोर के अलावा कई पक्षियों के नाम भी इसमें शामिल थे, लेकिन चुना सिर्फ मोर को गया। माधवी कृष्णन ने 1961 में लिखे अपने एक आर्टिकल में कहा था कि भारतीय वन प्राणी बोर्ड की ऊटाकामुंड में बैठक हुई थी। इस बैठक में सारस ग्रेन, ब्राह्मणी गाइट, बास्टार्ड और हंस के नामों पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन इन सब में मोर का नाम चुना गया। दरअसल इसके लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई थी उनके अनुसार राष्ट्रीय पक्षी घोषित किए जाने के लिए उस पक्षी का देश के सभी हिस्सों में मौजूद होना जरूरी है। इसके अलावा आम आदमी इसे पहचान सके, साथ ही इसे किसी भी सरकारी पब्लिकेशन में डिपिक्ट किया जा सके। वहीं इसके अलावा यह पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद मोर को 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया, क्योंकि यह शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक है। मोर केवल एक सुंदर पक्षी ही नहीं बल्कि इसे हिंदू धर्म की कथाओं में भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज में जो सिक्के चलते थे उनके एक तरफ मोर बना होता था। मुगल बादशाह शाहजहां जिस तख्त पर बैठते थे उसकी शक्ल मोर की थी। दो मोरों के मध्य बादशाह की गद्दी थी तथा पीछे पंख फैलाए मोर। हीरो पन्नों से जुड़े इस तख्त का नाम तख्त-ए-ताउस रखा गया। अरबी भाषा में मोर को ताउस कहते हैं। मोर भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखते हैं। इन्हें न केवल धार्मिक तौर पर बल्कि संसदीय कानून भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। मोर का महत्व भारत की संस्कृतियों से जुड़ा है। बहुत पहले प्राचीन हिंदू धर्म में इंद्र की छवि मोर के रूप में चित्रित की गई थी। भगवान कृष्ण तो अपने सिर पर मोर पंख लगाते थे। दक्षिण भारत में मोर भगवान कार्तिकेय के वाहन के रूप में जाना जाता है। विभिन्न इस्लामी धार्मिक इमारतों की नक्काशी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कई पुरानी इमारतों में आज भी इस तरह के डिजाइन वाले काम देखे जा सकते हैं। ईसाई धर्म में भी मोर का विशेष स्थान है। इसे पुनरुत्थान का प्रतीक भी माना जाता है। इसके अलावा भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य मोर के नृत्य की तर्ज पर होते हैं। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में मोर का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।